नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामनारायण मीना। राजकीय महाविद्यालय बस्सी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने एक प्रारंभिक जानकारी दी थी उपयोगिता विश्लेषण को लेकर के कि उपयोगिता को कैसे मापा जाता है, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं और उपयोगिता का महत्व क्या है। आज मैं पुनः इस चैप्टर के शेष रहे भाग को पूरा कराना चाहूँगा, लेकिन उससे पूर्व मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार पुनः उपयोगिता क्या है और उपयोगिता का विश्लेषण कैसे किया जाता है और उसकी कितनी विचारधाराएं हैं, इस पे हल्की सी चर्चा पुनः रिपीट के रूप में आपके सामने करना चाहता हूँ। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र में उपयोगिता के अध्ययन का विशेष में महत्व है। उपयोगिता उपभोक्ता की रुचियों पर निर्भर करता है, जिसके अनुसार वह अपनी सीमित दी हुई आय को विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर इस प्रकार से भी करता है कि उसकी संतुष्टि अधिकतम हो जाए। और इसी के तहत हम कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता के कंसेप्ट का हमने अध्ययन किया है। यहाँ प्रारंभिक रूप से बता दूं कि उपयोगिता का विश्लेषण करने की दो प्रमुख विचारधाराएं हैं। एक है गणनावाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व मार्शल और उसके पूर्व के अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से J.R. हिक्स और सैलुकस्की करते हैं। गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी वस्तु से प्राप्त होने वाले उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। इसका पैमाना ये है कि एक वस्तु के लिए हम जितनी मुद्रा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, वह हमारे लिए उसकी उपयोगिता का माप है। और उसी से ही हम ये कह रहे हैं, इसमें ये पूर्व मान्यता छुपी हुई है कि यद्यपि उपयोगिता एक अंतर विश्लेषणात्मक, जिसे आप सब्जेक्टिव या भाववाचक दृष्टिकोण कह सकते हैं, कि एक व्यक्ति विशेष की मन स्थिति पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु की वो कितनी उपयोगिता महसूस करता है। तो वस्तुतः उपयोगिता एक अंतर विश्लेषणात्मक विषय वस्तु है जिसका माप करना कठिन है, लेकिन फिर भी हम यदि उसका ये पैमाना ले कि वह व्यक्ति उस वस्तु से यदि वंचित रहने की स्थिति पैदा होती है या उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कितनी मुद्रा देने के लिए तैयार है, तो वह उसकी जितनी मुद्रा देने को तैयार है उसको इकाई के रूप में माप लें। क्योंकि उपयोगिता को हमने यूटिल के रूप में नाम दिया है कि किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता या आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति, किसी वस्तु में किसी व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता या यूटिल का नाम हम दे रहे हैं। तो ये उपयोगिता है। पुनः मैं ये रिपीट कर दूं कि उपयोगिता यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक तथ्य माना गया है।
और जिस प्रकार एक फार्म भूमि, कच्चा माल आदि खरीद कर उनको भौतिक पदार्थों में बदल देती है, उसी प्रकार उपभोक्ता खाद्य पदार्थ, वस्त्र, मनोरंजन आदि सेवाएं खरीदकर उसके आधार पर एक संतुष्टि का महल खड़ा करता है। यहाँ पे हम एक मान्यता ले रहे हैं। तो उपयोगिता वो समस्त आर्थिक क्रियाओं की अंतिम अवस्था है और उपयोगिता के आधार पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु की मांग करता है और जो उपभोग आर्थिक गतिविधियों की अंतिम क्रिया है, उसका संबंध उससे पूर्व की सारी गतिविधियां, चाहे वो वितरण हो, चाहे वो उत्पादन हो, से गहरे रूप से जुड़ी हुई होती है। क्योंकि ये मांग ही है, उपभोग किसी वस्तु की उपभोग के लिए मांग ही है कि जिसके आधार पर वस्तुओं में सेवाओं का उत्पादन, वितरण होता है। तो जो आर्थिक क्रिया है उसकी अंतिम अवस्था उपभोग है, परंतु गहरे रूप से समस्त आर्थिक गतिविधियां इससे जुड़ी हुई है। इसलिए उपयोगिता का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण है और उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन का पता लग जाए तो बाजार की में कौन सी गतिविधियां होगी या होती है, या एक प्लान किया जा सकता है कि क्या वस्तुओं, किन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा। ये उपभोक्ता के व्यवहार का यदि अध्ययन हो जाए, उसका पता लग जाए किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से, तो हम आसानी से क्या उत्पादन किया जाना है, किन चीज़ों को उपभोक्ता पसंद करता है, उन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाए। इसलिए उपयोगिता का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण है। अब मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बता दें कि ब्रिटेन में विलियम स्टैनले जेवेंस ने 1870 में और ऑस्ट्रिया के कार्ल्स मेंजर व फ्रांस के लियो वालरा ने लगभग ये सारे लोगों ने 19वीं शताब्दी के अंतिम जो दौर था उसमें उपयोगिता का विश्लेषण किया। और इससे पूर्व जो एडम स्मिथ और रिकार्डो की मान्यता थी उसकी आलोचना की और इन्होंने ये स्थापित किया है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। बाद में कुछ अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता की मापनीयता को चुनौती भी दी। 1890 में एल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आती है और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उपयोगिता को के सिद्धांत को क्रमबद्ध रूप से रखा और उन्होंने ये कहा कि उपयोगिता, किसी वस्तु से प्राप्त होने वाले उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। उपयोगिता मापनीय है। जब हम जैसे हम किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन घटती हुई दर से बढ़ती है। यहीं से जैसे गोशेन का प्रथम नियम कहते हैं, उपयोगिता हास्य नियम का सिद्धांत आता है और पूरा आर्थिक विश्लेषण में उपयोगिता विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में स्थापित होता है। पूर्व के वीडियो में मैंने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का विश्लेषण किया था। पुनः एक बार मैं बता दूं कि उपयोगिता किसी पदार्थ का वह गुण है जो आवश्यकता को संतुष्ट करता है, यानी किसी वस्तु की वह शक्ति या गुण है जो आवश्यकता को संतुष्ट करता है। ये भी हमने बहुत डिस्कस कर लिया कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। किसी व्यक्ति विशेष की मनस्थिति पर निर्भर करता है कि उस वस्तु को वो कितना उपयोगी समझता है। हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है जो उसकी मनस्थिति पर निर्भर करता है, उनकी रुचियों पर निर्भर करता है और उपयोगिता
एक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता से संबंधित है, कोई प्रभावित नहीं होती है। जिस इकाई में हम उपयोगिता को माप रहे हैं वो मुद्रा है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। ये सारी अवधारणाओं को हम पुनः एक बार देखेंगे, लेकिन पहले देखें कि कुल उपयोगिता कैसे कहते हैं। कुल उपयोगिता एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि है। और इसी के साथ हम देखें कि सीमांत उपयोगिता, जिसको कि एडिशनल उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता हमारे उपभोग में उपभोग की जाने वाली वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो यदि डेल्टा को परिवर्तन का मापक कहते हैं तो डेल्टा टोटल यूटिलिटी बाय या डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, यानी एक्स वस्तु की एक इकाई बढ़ाने पर एक्स वस्तु से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आया है वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। कुल उपयोगिता के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है कि हम एक दिए हुए समावधि के अंतर्गत विश्लेषण कर रहे हैं। तो किसी दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसको कुल उपयोगिता के नाम से जानते हैं। वस्तु की कुल उपयोगिता एक बिंदु तक बढ़ती है, प्रायः ये घटती हुई दर से बढ़ती है और अंत में किसी एक बिंदु पर वो अधिकतम हो जाती है। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उसे हम अधिकतम संतोष का बिंदु या संतृप्ति का बिंदु या सैचुरेशन पॉइंट के नाम से हम जानते हैं। यदि उपभोक्ता को इस बिंदु के बाद भी उस वस्तु का उपभोग जारी करने के लिए बाध्य किया जाए या वो इसके बाद में भी उस वस्तु का उपभोग जारी रखता है तो उसके लिए कुल उपयोगिता घटने लगती है। ये भी है कि कुछ लेखकों का ये मत है कि आरंभ में कुछ इकाइयों तक कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ सकती है। उस स्थिति में सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई होती है, लेकिन अंत में एक बिंदु के बाद कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है, अर्थात सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। ये बात आगे चल करके हम जो उपयोगिता हस्ते नियम का सिद्धांत है जिसका अब अभी हम विश्लेषण करेंगे उसमें हम देखेंगे। ये मैंने सारा वीडियो पिछले वीडियो में बता दिया था कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू डेल्टा चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन डेल्टा चेंज इन क्यू या डेल्टा चेंज इन एक्स। तो एक्स की मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में जो अतिरिक्त परिवर्तन होता है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसको सीमांत दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे कि ये एक वक्र है जिसमें लंबवत अक्ष पर हमने उपयोगिता का माप लिया है और क्षैतिज अक्ष पर हमने वस्तु की इकाइयों को लिया है। और नीचे वाले भाग में, रेखाचित्र नीचे वाले भाग में हमने लंबवत अक्ष पर यूटिलिटी को लिया है और क्षैतिज अक्ष पर वस्तु की मात्रा को लिया है। यहाँ पर सीमांत उपयोगिता को ले रहे हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में जब हम देखते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि इस बिंदु के बाद, 1 के बाद में कुल उपयोगिता में बढ़ने की दर गिरी है और फिर गिरती हुई दर से बढ़ रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि कर रहे हैं सीमांत उपयोगिता गिर रही है। तो किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करने पर आरंभ में हो सकती है कि कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़े, लेकिन अंततः कुल उपयोगिता जैसे जैसे उत्तरोत्तर इकाइयों में वृद्धि करते हैं किसी वस्तु की इकाइयों में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं वैसे वैसे कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। यानी कुल उपयोगिता में वृद्धि तो होती है लेकिन बढ़ने की दर कम होती जाती है।
जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम है वहां पर सीमांत उपयोगिता 0 है। तो ये संबंध हुआ कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है कुल उपयोगिता बढ़ रही है, यद्यपि गिरती हुई दर से बढ़ रही है। जब कुल उपयोगिता मैक्सिमम है तब सीमांत उपयोगिता 0, यानी सीमांत उपयोगिता 0 होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। इसके बाद भी यदि किसी वस्तु की इकाइयों का हम उपभोग जारी रखते हैं तो सीमांत उपयोगिता माइनस में हो जाती है। और जब सीमांत, जैसे 5 इकाइयों के बाद में सीमांत उपयोगिता माइनस में है इस रेखा क्षेत्र में, तो कुल उपयोगिता भी गिर रहा है। सीमांत उपयोगिता 0 होकर के ऋणात्मक हो जाती है, लेकिन कुल उपयोगिता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। उसका कारण ये होता है कि उस स्थिति तक उपभोक्ता नहीं जाएगा। अब ये थोड़ा सा रुक करके हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन मैं 2 प्रमुख सिद्धांतों पर अभी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम और कुल समसीमांत उपयोगिता नियम। देखिए, सीमांत उपयोगिता हास्य नियम उपयोगिता विश्लेषण की आधारशिला है। इसी के ऊपर उपयोगिता का विश्लेषण का महल खड़ा है। इस नियम को प्रतिपादन के जीवन से हम सब इस नियम को हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं। जैसे किसी निश्चित समय अवधि में यदि हम पेन खरीदना चाहते हैं, तब जैसे जैसे हमारे पास पेनों की संख्या बढ़ती जाती है, प्रत्येक अगले पेन से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। ऐसे ही पानी के संदर्भ में हो सकता है कि एक प्यासे व्यक्ति के लिए पानी प्रारंभ में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक स्थिति के बाद में जैसे जैसे पानी की इकाइयाँ बढ़ाएंगे उन अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता गिरती जाएगी। तो यहाँ पर हम अनुभव करते हैं। ऐसे हर वस्तु के संदर्भ में सामान्यतः यह नियम लागू होता है। तो मनुष्य के जीवन में इस वास्तविकता को ही अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता हास्य नियम कहा गया है। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम ये बतलाता है कि यदि अन्य बातें समान रहे, जब एक निश्चित समय में किसी वस्तु का अधिक उपभोग किया जाता है तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इस नियम को बेंथम, गोसेन, जेवेंस, मेंजर, वालरस आदि ने अपना अपना योगदान दिया। जेवेंस के अनुसार ये नियम वेबर फेचनर के मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी वस्तु की मात्रा बढ़ने पर उसके अतिरिक्त इकाइयों का महत्व कम होता जाता है। तो ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, ये हमने पूर्व में ही आपको बताया है। तो सीमांत उपयोगिता नियम को यदि हम ये देखें कि सीमांत उपयोगिता नियम किसे कहते हैं, तो हम देखेंगे कि पहले एक बार पुनः मैं आपको रिपीट कर दूं कि किसी वस्तु की दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी किसी वस्तु जैसे एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में जो अतिरिक्त परिवर्तन होता है उसको सीमांत उपयोगिता के नाम से जाना जाता है। अब हम सीमांत उपयोगिता हास्य नियम का विश्लेषण करेंगे। इससे पूर्व के 2 वीडियोज में मैंने बताया था कि कुल से जो कुल वक्र है उसे सीमांत कैसे ज्ञात किया जाता है या उसका ढाल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जो गैर रेखीय वक्र है
उस देखिए रेखीय वक्र पे तो किसी वक्र का ढाल ज्ञात करने के लिए लंब बटा आधार लिया जाता है। लंब बटा आधार ही किसी एक स्ट्रेट लाइन का ढाल होता है। लेकिन जो रेखा स्ट्रेट नहीं है, सीधी नहीं है, उसको नॉन लीनियर वक्र के नाम से जानते हैं। नॉन लीनियर वक्र का ढाल ज्ञात करने के लिए कुल यदि हम उदाहरण लें कि कुल उपयोगिता वक्र के किसी एक विशेष बिंदु पर हम सीमांत ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके जिस बिंदु पर हम ढाल ज्ञात करना चाहते हैं उस बिंदु के स्पर्श करते हुए एक सीधी रेखा खींची जाए। उस सीधी रेखा का ढाल, क्योंकि अब वो स्ट्रेट लाइन हो गई है, स्ट्रेट लाइन का ढाल ही वस्तुतः सीमांत निकल करके आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल उपयोगिता वक्र का ढाल ही सीमांत है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि सीमांत उपयोगिता से कुल उपयोगिता वक्र का ढाल का निर्धारण होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझने की है। जहां पर कुल उपयोगिता वक्र का ढाल 0 होता है, वहां पर सीमांत उपयोगिता भी 0 होगी। तो ये जैसे जैसे रेखा चित्र आएगा हम उसमें सॉल्व करेंगे। पहले हम आज सीमांत उपयोगिता हास्य नियम का विश्लेषण संक्षिप्त में करना चाहेंगे। देखिए, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाइयां क्रय करता है, इसकी सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता में कमी होती जाती है। मार्शल ने इसे सीमांत उपयोगिता हास्य नियम की संज्ञा दी है और उन्होंने कहा कि दिस इज द एक्सॉम ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्शल का ही मुख्य रूप से हम विश्लेषण करेंगे। वास्तविक जगत में हम एक आवश्यकता की पूर्ति करना हमारे लिए संभव है। इसका कारण ये कि एक आवश्यकता की तीव्रता सीमित होती है और एक वस्तु की इकाइयों के लगातार उपभोग से उस आवश्यकता की पूर्णतया संतुष्टि की जा सकती है। उपयोगिता और कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का जो विश्लेषण अभी हमने पूर्व में पढ़ा कि एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का दिए हुए समय में उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता घटती है। इसे अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता हास्य नियम कह करके पुकारा गया है, कहा गया है। मार्शल का ये कहना है कि आवश्यकताएं अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन प्रत्येक आवश्यकता की अपनी एक सीमा होती है जिसके कारण उसे पूरी तरह संतुष्ट किया जा सकता है। उपयोगिता हास्य नियम को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु की कुल उपयोगिता अर्थात कुल संतोष या उससे प्राप्त होने वाला अन्य लाभ उसके पास उसके स्टॉक में प्रत्येक वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे हम किसी वस्तु का स्टॉक बढ़ाते हैं तो कुल उपयोगिता भी बढ़ती है। यदि उसके पास स्टॉक एक ही दर से बढ़ता है तो उससे प्राप्त होने वाला लाभ घटती हुई दर से बढ़ता है। देखिए फिर समझिए, किसी व्यक्ति के लिए वस्तु की कुल उपयोगिता उसके पास इसके स्टॉक में प्रत्येक वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से उसका स्टॉक बढ़ता है। यदि उसके पास स्टॉक एक ही दर से बढ़ता है तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ घटती हुई दर से बढ़ता है। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति अपने पास एक वस्तु के स्टॉक में दी हुई वृद्धि से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त करता है वह उसके पास पहले से ही होने वाले स्टॉक में होने वाले प्रत्येक वृद्धि के फलस्वरूप घटता जाता है।
अतः किसी व्यक्ति के लिए एक की सीमांत उपयोगिता उसके पास पहले से पाई जाने वाली वस्तु की मात्रा की प्रत्येक वृद्धि के साथ घटती जाती है। मार्शल के इस विश्लेषण को हम 2-3 बातों के में अलग-अलग करके समझ सकते हैं। मार्शल ने सीमांत उपयोगिता हास्य नियम में निम्न बातों पर बल दिया है। पहला, वस्तु से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता स्टॉक में वृद्धि के साथ बढ़ती है। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि एक दी हुई समावधि में किसी वस्तु के स्टॉक में जब वृद्धि करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता में भी वृद्धि होती है। यानी हमारे स्टॉक में किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि होती है तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता भी बढ़ती है। पहली बात। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, लेकिन ये कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। ये घटती हुई दर से बढ़ना ही सीमांत उपयोगिता की कहानी है। इसी वजह से सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती है। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम को समझने के लिए हम कुछ मान्यताएं लेंगे, लेकिन फिर मैं अभी इस पीडीएफ में आप देखिए, उपयोगिता हास्य नियम ये बता रहा है कि उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाइयां क्रय करता है, इसकी सीमांत उपयोगिता में उत्तरोत्तर कमी होती जाती है। मार्शल ने इसे सीमांत उपयोगिता हास्य नियम की संज्ञा दी है। अब देखिए, उपयोगिता के विश्लेषण में कुछ मान्यताएं हैं। पहला हमने ये कहा कि यहाँ पर एक दी हुई समावधि में विश्लेषण कर रहे हैं। उपयोगिता का उपभोक्ता के व्यवहार का एक दी हुई समावधि में विश्लेषण कर रहे हैं। तो पहली बात यहाँ पे है कि समय नहीं बदलता है। यहाँ ये मान्यता है कि उपभोग का समय स्थिर है, उपभोग लगातार हो रहा है और जो उपभोग लगातार हो रहा है उसमें एक वस्तु की उपयोग की जाने वाली मात्रा पर्याप्त है जो महसूस की जा सके, जिसको मापा जा सके। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम पानी पीने से, जैसे हम पानी के अतिरिक्त गिलास पिएंगे तो एक के बाद में दूसरे गिलास पानी का पिएंगे तो कुल उपयोगिता बढ़ेगी, लेकिन पहले गिलास की तुलना में दूसरे गिलास से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होगी। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि साहब एक एक बूंद पी रहे हैं तो फिर ये उपयोगिता हास्य नियम की स्थिति के दायरे में नहीं आएगा। यहाँ पे पानी का अतिरिक्त इकाई जो उपयोग कर रहे हैं उसकी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। यानी एक बूंद नहीं, एक गिलास पानी है, ये पर्याप्त मात्रा हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा दी हुई समावधि में और एक दी हुई समावधि में लगातार की जाती है, ये मान्यता बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी है कि उसकी रुचियों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी दी हुई समावधि में उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोग के समय स्थिर रहने से रुचि का स्थिर रहना भी स्वाभाविक है। प्राय मधुर संगीत को दोबारा सुनने से उसके प्रति रुचि बढ़ने से सीमांत उपयोगिता अधिक भी मिल सकती है, लेकिन यह एक अपवाद हो सकता है और एक स्थिति के बाद में ये नियम उस पर भी लागू होगा। तीसरी महत्वपूर्ण मान्यता यहाँ पे यह है कि उपभोक्ता की आय स्थिर है। अब एक विवेकशील उपभोक्ता में हम इसको यूं कहते हैं उपयोगिता विश्लेषण के संदर्भ में कि उपभोक्ता आय प्रतिबंध के तहत व्यवहार करता है। यहाँ पर उसका इनकम कॉन्स्टेंट है। आय अनंत नहीं है, कुबेर का खजाना नहीं है उसके पास, उसकी आय सीमित है। इस सीमित आय को वो इस प्रकार से व्यय करता है कि वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करे, यही उसका विवेकपूर्ण व्यवहार कहलाता है। तो विवेकपूर्ण उपभोक्ता विवेकशील है, इस मान्यता में ये बात छुपी हुई है कि दी हुई आय के अंतर्गत ही वो उसका व्यवहार करता है और अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है।
तो अन्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर माना गया है। यदि अन्य वस्तु की कीमतें बदलती है तो फिर उसके प्रति उसका भाव भी बदलता है। अब यदि उपयोगिता हास्य नियम लागू क्यों होता है, इस बात को देखें तो हमें प्रोफेसर बॉल्डिंग के कथन पर जाना होगा। उन्होंने 2 कारण बताए कि उपयोगिता हास्य नियम लागू होता क्यों है। उन्होंने कहा, और ये बात इकोनॉमिक्स में जब आप अध्ययन करेंगे, चाहे वो प्रोडक्शन के संदर्भ में है तो वो मार्जिनल डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात होगी, यहाँ पर मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी की बात हो रही है, तो वही बात लागू होगी। प्रोफेसर बॉल्डिंग के अनुसार 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थापना होती है। एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु पूर्णतया नहीं बदली जा सकती है, इसलिए एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने से सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। मान लीजिए कि बाजरे की रोटी और सब्जी 2 हमारे उपभोग के कंपोनेंट्स हैं। अब हमारे खाद्य सामग्री में रोटी और सब्जी दोनों हैं। अब सब्जी को पूर्णतया रोटी से सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता और रोटी को सब्जी से पूर्णतया सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। यानी केवल सब्जी चला करके, सब्जी खा करके रोटी की आपूर्ति व्यवहार में नहीं की जा सकती और केवल रोटी खा करके सब्जी की पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जी, इसका कारण क्या है? जो उपयोगिता सब्जी से मिलती है वो रोटी से नहीं मिल सकती, जो उपयोगिता रोटी से मिलती है वो सब्जी से नहीं मिल सकती। तो एक वस्तु की जगह दूसरे वस्तु को पूरी तरीके से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु और हमारी संतुष्टि का दोनों ही वस्तुएं महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, यानी हम ये कहें कि यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स रोटी है और वाई सब्जी है, तो केवल एक्स से काम नहीं चलाया जा सकता और केवल वाई से काम नहीं चलाया जा सकता। पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट तो किया जा सकता है, कुछ मात्रा रोटी की बढ़ा करके सब्जी की कम की जा सकती है, कुछ मात्रा सब्जी की बढ़ा करके रोटी की कम की जा सकती है, लेकिन पूर्णतः एक को जीरो करके और दूसरे से ही काम नहीं चलाया जा सकता। तो हम इसको यूं कहते हैं, बॉल्डिंग के शब्दों में इसको यूं कह सकते हैं कि विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण प्रतिस्थापन, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है और इसी के कारण जब ये वस्तुएं एक वस्तु दूसरी वस्तु की पूर्ण स्थापना नहीं होती है, एक वस्तु के उपभोग से सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जैसे भोजन और पानी दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल भोजन से काम नहीं चलाया जा सकता, पानी भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थापना होती है। इसके कारण ही यदि हम एक वस्तु के स्टॉक में लगातार वृद्धि करते हैं तो जैसे जैसे हम वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करेंगे, उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त होने वाली संतुष्टि गिरती जाती है। तो ये एक पहला कारण है। दूसरा भी महत्वपूर्ण कारण है कि विशिष्ट आवश्यकता की प्राप्ति हो सकती है। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि हमारे जीवन जिंदा रहने के लिए भोजन और पानी दोनों जरूरी है और केवल पानी पीते रहें तो भोजन की आपूर्ति, तो पानी से कि एक ऐसा बिंदु आएगा कि पानी, उसके बाद हम पानी नहीं पी सकते, यानी पानी के प्रति हम पूर्ण संतृप्त बिंदु पर पहुंच सकते हैं, यानी पानी की जितनी आवश्यकता है उससे हम संतुष्टि हो सकते हैं, उसके बाद में हम पानी नहीं पी सकते हैं। तो पानी की जो आवश्यकता, यानी विशिष्ट वस्तु की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो जब पूर्ति की जा सकती है और उसके बाद में भी यदि हम उसका उपभोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता बढ़ने की बजाय
गिरेगी, माइनस में जाएगी। जैसे आप 4 गिलास पानी पी सकते हैं, लेकिन आप 10 गिलास पानी पी लेंगे तो आपको डिसयूटिलिटी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी से प्राप्त होने वाली जो संतुष्टि है उसके प्रति जो आपकी तीव्रता है, एक स्थिति के बाद में उसका स्टॉक बढ़ने पर गिर जाएगी, उसके बाद में आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 प्रमुख कारण हैं जो सीमांत उपयोगिता हास्य नियम लागू होने के प्रति जिम्मेदार है। पहला, विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे के प्रति पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होती है। एक हमारे उपभोग में यदि 2 वस्तुएं बहुत जरूरी है तो केवल एक वस्तु से काम चल जाए ये संभव नहीं है। उसका कारण क्या है? जो संतुष्टि पानी से मिलती है वो रोटी से नहीं मिलती है, और जो रोटी से मिलती है वो पानी से नहीं मिलती, क्योंकि विशिष्ट वस्तु से विशिष्ट संतुष्टि मिलती है। तो इसलिए उसका सब्स्टिट्यूट दूसरा नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, विशिष्ट वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि या उसके प्रति जो आपकी तीव्रता है, एक स्थिति के बाद में हम उसके प्रति संतुष्ट हो जाते हैं और उसको प्राप्त करने की तीव्रता शून्य हो जाती है। तो ये 2 नियम हैं जिसके कारण उपयोगिता हास्य नियम लागू होता है। अब कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे संगीत का अपवाद, कि अब कोई विशेष संगीत है जिसको लगातार सुनते हैं तो भी आपको आनंद बढ़ता जाता है आपका। वस्तु की इकाइयाँ बहुत छोटे होने पर यह नियम लागू नहीं होगा। जैसे पानी का पर्याप्त मात्रा, यहाँ पे मान्यता है कि पर्याप्त मात्रा उपभोग की जानी चाहिए, लेकिन यदि एक एक बूंद पी रहे हैं तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। कभी कभी ये होता है कि किसी वस्तु के संग्रह करने के प्रति आपकी जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ती जाती है, तीव्रता और ज्यादा बढ़ती है। जैसे हम ये कहते हैं कि यदि आपने लोभ वर्ण किया है तो धन की संतुष्टि, सोने की जितनी मात्रा बढ़ेगी उतनी ही आपकी उसके प्रति उपयोगिता बढ़ती जाती है, इच्छा उसको और ज़्यादा प्राप्त करने की बढ़ती जाती है। तो ये है, इसको हम ये कहेंगे कि कंजूस व्यक्ति के संदर्भ में भी ये बात लागू नहीं होती है। तो ये कुछ अपवाद है। अब इस नियम के संदर्भ में ये मैं आपको बता दूं कि जो सीमांत उपयोगिता हास्य नियम है उसको व्यवस्थित रूप से मार्शल ने प्रस्तुत किया है, लेकिन इसको गोसेन का प्रथम नियम के नाम से भी जानते हैं। गोसेन के इस सीमांत उपयोगिता हास्य नियम का जो रूप प्रस्तुत किया है उसमें 3 कमियां बतलाई गई है। पहला, इसमें उपभोग का समय दिया हुआ माना गया है। दूसरा, इसमें आवश्यकता की तृप्तता पर ध्यान दिया गया है, यानी विशिष्ट वस्तु से प्राप्त होने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। मनुष्य की उपभोग करने की क्षमता को सीमित माना गया है। ये माना गया है कि साहब उसके बाद में वो संतुष्ट उस वस्तु का उपभोग नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कोई इसका प्रमाण नहीं है। जिस मान लो किसी के पास धन आ रहा हो तो और ज़्यादा स्टॉक बढ़ने पर और ज़्यादा उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो ये इसमें है। इस तर्क संबंधी कठिनाइयों के कारण कार्ल मेंजर आदि ने इस नियम को दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया। कार्ल मेंजर ने सीमांत उपयोगिता हास्य नियम को, जिसकी मुख्य बात इस प्रकार से है। उपभोक्ता के लिए उसके उपभोग की एक अवधि होती है जिसमें वो अपनी पसंद के अनुसार उपभोग की एक योजना बनाता है। एक निश्चित समावधि है, उसमें वो अपनी पसंद के अनुसार आवश्यकता को प्राप्त करने की योजना बनाता है। पहली बात, यानी हम इसको यूँ कह सकते हैं कि यूटिलिटी प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। और यूटिलिटी वो इज द फंक्शन ऑफ एक्स वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता एक्स वस्तु की मात्राओं का फलन है, और एक निश्चित समावधि में वो अपनी पसंद के अनुसार उपयोगिता प्राप्त करने की एक योजना बनाता है। दूसरी बात,
उपभोक्ता के साधन सीमित है, ये इसको हम कहते हैं सीमित आय प्रतिबंध है। उपभोक्ता की आय दी हुई है, सीमित आय है, इस सीमित आय से ही वह इस प्रकार से व्यवहार करता है कि अपनी संतुष्टि अधिकतम हो जाए। और तीसरी बात यह है कि उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील है, रेशनल है। ऐसी स्थिति में मान लें कि क, ख, ग और ग वस्तुएं हैं और उसमें उसके पास खर्च करने के लिए 10 रुपए है, तो और वह विवेकपूर्ण व्यवहार करता है, तो क की एक इकाई खरीदने के बाद ख, ग और घ की इकाइयों को लेना चाहता है और फिर क की एक इकाई खरीदने के बाद वह ख, ग और घ की इकाइयों को लेना चाहेगा, फिर क की दूसरी इकाई पर आएगा। इससे प्रकट होता है कि क की दूसरी इकाई की उपयोगिता क की प्रथम इकाई से अवश्य कम होगी। इस नियम को प्रस्तुत करने पर एक समावधि में भी यह नियम लागू होगा। ये वैकल्पिक रूप अधिक मनोवैज्ञानिक है। तो 3 बातें उसने कही, लेकिन हमारे विश्लेषण में ये बात आती जाएगी। पहली बात उसने कहा है कि उपभोग का समय दिया हुआ है, इस दिए हुए समय में ही वो एक उपभोग की कार्य योजना बनाता है। दूसरी बात है कि उसको आय प्रतिबंध का उपभोक्ता आय प्रतिबंध का सामना करता है। उसके पास उसको एक दी हुई आय है और इस दी हुई आय को वो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करता है। कैसे व्यय करता है, ये अगली मान्यता है कि उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील है, यानी उसका व्यवहार विवेकशीलता और उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील है, रेशनल है। इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता दी हुई आय प्रतिबंध की सीमा में इस प्रकार से अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करता है कि उसकी संतुष्टि अधिकतम हो जाए। तो अब यदि हम इसको कार्ल मेंजर की बात को हम व्यवस्थित रूप से रखें तो हम ये कहें, यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स। उपयोगिता एक्स वस्तु का फलन है। यूटिलिटी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ यूटिलिटी, उपभोक्ता का उद्देश्य फलन क्या है, वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। ये उसका ऑब्जेक्ट फलन है, उद्देश्य फलन। उसका उद्देश्य फलन क्या है, संतुष्टि को अधिकतम करना। दी हुई और कांस्टेंट आय प्रतिबंध क्या है, आय दी हुई है, तो दी हुई आय को इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करता है कि उसकी संतुष्टि अधिकतम हो जाए। ये व्यवहार उपभोक्ता का विवेकशील व्यवहार कहलाता है। तो ये उपयोगिता हास्य नियम था और इस उपयोगिता हास्य नियम का हमने यहाँ पे विश्लेषण किया है। दूसरा जो उसका बहुत महत्वपूर्ण नियम है वो समसीमांत उपयोगिता नियम है, जिसको हम अगले वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा। तब तक नमस्कार। अपना कोविड से बचने के लिए ख्याल रखें, विशेषकर